हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ दैनिक कैरियर डिफेंस एकेडमी। आज हमारे साथ है हमारी एनडी की एक्सपर्ट टीम। एज ऑल ऑफ यू नो कि आज जो हमारा एनडी का एग्ज़ाम है वो 3 सितंबर को होने वाला है। तो आज हम अपनी एक्सपर्ट एनडी की जो एक्सपर्ट पैनल है इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो लास्ट टाइम है, इस लास्ट टाइम पर हम अपनी जो हमारी अभी तक हमने प्रिपरेशंस की है उसको हम किन पॉइंट्स के ऊपर डिवाइड करें और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और ज़्यादा पॉलिश कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू। तो सबसे पहले अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें दीपक सर, तो जैसे आपको पता ही है और हमारे जो डिफेंस एस्पिरेंट सबको पता है कि एनडीए हमारा जो मैथमेटिक्स का पार्ट होता है एनडीए के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 300 मार्क्स का होता है और आई थिंक 120 उसमें क्वेश्चन आते हैं। विदाउट एनडीए के जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो हमारे फर्दर एग्जाम भी चेक नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो अब जो लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पे आके बच्चों को अपनी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए? वन थिंग इज दैट सर, बच्चों को ना इसमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सिलेबस जब कंप्लीट हो जाता है ना, बेसिकली फोकस रहना चाहिए प्रैक्टिस पे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना उनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग तरीके के, तो हमें ये नहीं रहता, हमें सबसे पहले अप्रोच का पता होना चाहिए कि जो हम अपने क्वेश्चन में अप्रोच लगा रहे हैं वो कैसा है। अगर क्वेश्चन को देख के ही हमें ये आइडिया लग जा रहा है कि हमारे इस क्वेश्चन में इस अप्रोच से जाना है, ठीक है ना, तो वो बेसिकली प्रैक्टिस से आएगा। देन रिवीजन, ऑल द फॉर्मूला शुड बी रिवीज, कंटिन्यूसली रिवाइज करना है लास्ट मोमेंट तक। कई सारे बच्चे होते हैं लास्ट मोमेंट में आके अपना होप खो देते हैं कि मैथ्स को कैसे कवर अप करना है। तो मैथ्स का बेसिकली कई सारे जो वेटेज अगर देखा जाए तो जिसमें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस, जो अभी रिसेंट पेपर हुआ था हमारा फर्स्ट एनडीए का, उसमें कैलकुलस का उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उस पर फोर्स किया, मतलब ध्यान दिया था, फोकस किया था। तो उस बेस पे हमें क्या है ना, कैलकुलस को अच्छे से करना है कि नो डाउट इस बार भी कैलकुलस का अच्छा वेटेज जाएगा। जैसे हर बार एक जो मार्क्स में रहता है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिक्स का हो गया, तो जितने भी हमारे हाई वेटेज के टॉपिक हैं ना, उनको सबसे पहले कवर अप करना है। क्योंकि हर बार पैटर्न वही फॉलोअप होता है, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं और जब क्वेश्चन आते हैं तो हम अगर हमारा रिवाइज नहीं होगा तो हम उसको कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो पैनिक नहीं होना है, लास्ट मोमेंट में रिवाइज करना है, रिवीजन एंड प्रॉपर नींद लेनी है, प्रॉपर टाइम देना है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट पे बेसिकली फोकस करना है। कॉन्सेप्ट पे अगर हम फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और एक मैंने बच्चों को रूल बता रखा है, 3 फेज रूल। 3 फेज रूल में क्या होता है, जो हमारा पेपर होता है फर्स्ट फेज के अंदर टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट फेज में क्या है ना, हमें सारे के सारे क्वेश्चन को विजिट करना है, पूरे के पूरे पेपर को विजिट करना है। अपना जितना भी टाइम लगे, 45 मिनट या 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने फर्स्ट फेज कंप्लीट कर लिया, इजी क्वेश्चन को बना लो आप। देन सेकंड, जो क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ बन सकता है मुझसे बट थोड़ा टाइम लेगा, तो उसको स्टार मार्क कर लो। इससे क्या होता है, जब आप रीबैक पेपर पे जब सेकंड फेज आप कंप्लीट कर रहे होते हो पेपर की बाउंस बैक आके, तो उस पीरियड में क्या होता है, ऑलरेडी आपका माइंड वर्क कर रहा होता है उन क्वेश्चंस पे। तो जब आप उस क्वेश्चन पे आते हो तो डायरेक्ट अप्रोच आपको पता लग जाती है और टाइम भी मिल जाता है उस क्वेश्चन को सोचने के बारे में कि हमें जो सेकंड फेज में आके उस क्वेश्चन को कैसे कवर अप करना है। तो जब आप उस क्वेश्चन को दोबारा पेपर जब सेकंड फेज करते हो आके, तो जो क्वेश्चन आपने स्टार मार्क किए होते हैं उनको जब अटेम्प्ट करते हो तो बन जाते हैं, उसमें 50% बन जाते हैं। इससे क्या होती है, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती है और चांसेस होते हैं कि आपका सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। एक बच्चों को मैं बोलता हूँ कि अपना जो प्रिपरेशन है उसमें कंसिस्टेंसी बना के रखो। कछुआ खरगोश की दौड़ जैसा कहानी नहीं होना चाहिए कि खरगोश कितना भी तेज होता है, लास्ट मोमेंट में आके उसके साथ क्या होता है, वो अपने आप को लास्ट मोमेंट में आके कंफर्ट जोन में डाल लेता है। वैसा नहीं करना है। बच्चों से यही कहता हूँ कि लास्ट मोमेंट तक अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यूस रखो, कंसिस्टेंसी, देन फोकस ऑन एक्यूरेसी, कि अब जितना क्वेश्चन किया है अटेम्प्ट उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर एक्यूरेसी है तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देन थर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट सीरीज। अगर जब तक आप ऑफलाइन टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको वो जो फाइनल एग्जाम फेस करने जा रहे हो उसका एनवायरनमेंट नहीं पता लगेगा। तो इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ CAT नॉट ओनली फॉर कैट, CAT फॉर कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट। ऑल 3 स्किल जब एक साथ मिलती है ना, तभी बच्चे का सिलेक्शन निकल के आता है। ठीक है। तो पैनिक नहीं होना है, फोकस करना है, स्टडी अपने आप पे विश्वास रखना, बेस्ट करना है। ठीक। तो मैम इसके बाद जैसे हम फिजिक्स की बात करें तो जो हमारे जैसे हमें पता ही है कि एनडी में हमारा PCM का भी बैकग्राउंड होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो PCM बैकग्राउंड से भी नहीं होते। तो उनको, उन बच्चों के लिए सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते उनको किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए लास्ट टाइम पे? सर, जो जिन बच्चों का साइंस बैकग्राउंड नहीं है बेसिकली, बट उन्होंने 10th तक तो साइंस पढ़ रखी है, सिर्फ वो 10th तक की साइंस को भी अगर अच्छे से थॉरली फोकस करें ना तो उनका काफ़ी हद तक पेपर सॉल्व हो जाता है। अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास 20 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो वो 10 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं अगर उनके कंसेप्ट
10th लेवल के अकॉर्डिंग पक्के हैं। तो एज यू मीन टू से कि जो एक बच्चों के अंदर एक परसेप्शन बना हुआ है कि जो हमारी +1 +2 होती है उसी में से फिजिक्स का होता है, तो आपका कहने का मतलब है कि जो अगर बेसिक भी बच्चे ने क्लियर किए हुए हैं तब भी इजीली अटेम्प्ट कर सकता है उस चीज़ को। ये सर, जो एक्चुअली अगर उनका सेकंड पार्ट बोले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन से और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है उसमें से 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं और जो 2 क्वेश्चन आते हैं वो पूरे उनके 10th लेवल के बेस पे ही है। अगर वो उससे अपना कंसेप्ट पूरी कमांड रखते हैं तो वो क्वेश्चन कहीं नहीं जाते और वो नंबर पूरे पक्के हैं हमारे। फिर ऐसे ही हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर है, बट थोड़ा सा ये अप जाता है, लेकिन अगर उसके भी बेसिक्स उनके क्लियर हैं तो वो उनको 11 के साथ कॉप अप कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, फिर ओके जैसे ये जो लास्ट टाइम है, अगर इस टाइम पे बच्चों को क्या ध्यान रखना चाहिए, चाहे उसमें पीसीएम के स्टूडेंट हो या नॉन पीसीएम के स्टूडेंट हो? सर मेरे अकॉर्डिंग तो जिन बच्चों का जितना भी सिलेबस हो गया वो रुक जाए वहाँ पर, ओके आगे ना बढ़े, क्योंकि वो ज़्यादा करने के चक्कर में उनको पिछला कंसेप्ट नहीं याद होगा, रिवीजन नहीं होगी, तो उनका वो छूटता जाएगा। फिर वो क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर सकते, चाहे वो मैथ्स के हैं, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे फिजिक्स है। तो मतलब बेसिकली जितना उनका अब तक का हो गया बस अब उनको रिवीजन करनी है, अपने कंसेप्ट पक्के करें, रिवाइज करें और साथ में जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जैसे सर ने बोला है वो उनका मेन है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ सर रेड्डी सर, तो जैसे इंग्लिश भी हमारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, 200 मार्क्स की आई थिंक इंग्लिश होती है, तो उसके लिए अब जैसे ये जो क्रूशियल टाइम है इसमें बच्चों को क्या करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम आई थिंक इंग्लिश में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है ग्रामेटिकली प्रॉब्लम्स दैट इज़ वाई टू फेस सर, क्योंकि स्टूडेंट्स को वट एवर द सिलेबस इज कवर्ड they are not so consistent to learn about that. Okay. So they should retain their practice regularly. They try to learn more. One more thing, they ask for vocabulary. Vocabulary covers a wide spread area, and that cannot be comprehended so easily. Okay. So as much as learn, they should go through newspapers, daily magazines, etc. Learn new words. Okay. So, or mainly new words are asked, not words are repeated. That this was asked in the last exam, so this will maybe asked in this exam also. Okay. One thing, when attempting the paper, read the sentence thoroughly and try to understand the whole concept. By the time you are not able to understand the any questions, either that is of mathematics or English, whatever the subject question is, if you are not able to understand the whole concept of the questions, you can never find out the error. Okay. If I talk about the error spotting situation. Similarly, in the case of ordering of words, so in ordering of words, there should be retain in mind that every sentence begins with noun or pronoun. So that will be the very first statement of, and when you have found the first one, the next one will be very easy to find. Okay. Third thing is that all the questions should be divided into 3 parts. Okay. Number 1, those which are very easy to solve, Okay. easy to understand. Second one is medium type of questions, that can 50-50 ratio can be taken there. But third is the bouncers questions. Okay. And students engulf their most of the times in bouncers questions, either in English, mathematics, GK or physics, chemistry, etc., whatever the subject is. Yes. Leave those bouncers questions. Okay. Because they will carry them into negative marking Okay. and also waste their times, and because of which they have to they will not be able to attempt the required questions. So I think so at this times, because the time is very short, and they should make proper practice about what the syllabus is covered. Okay. If there are still any doubt, they can ask for the same. Okay. Okay, and one more thing, be confident, be consistent and attentive all the time. तो आपने बहुत अच्छी बात बोली सर। तो प्रिंस सर, जैसे अब इंग्लिश की भी हमारी बात हो चुकी है, फिजिक्स की और मैथ की बात हो चुकी है, तो अब जैसे जो हमारे पास एक जीएटी सेक्शन बढ़ता है जिसमें हमारा जीके का पोर्शन भी आता है, हमारा पॉलिटी का भी आता है, हिस्ट्री का भी आता है, तो मैंने कई बार जो ये मेरा अपना मानना है कि जो मैंने एग्ज़ाम देखे हैं तो बच्चे हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं कि सर काफ़ी जगह घुमा के हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी डेप्थ नॉलेज में से पूछा गया है, तो उस चीज़ के लिए बच्चे अपने आप को लास्ट मोमेंट में कैसे प्रिपेयर करें? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हिस्ट्री सर जीके हमारा बहुत डीप है। Okay. ठीक है, जितना हमारा अब तक हो गया है हमें सिर्फ उसी पे ही फोकस करना है। वी डोंट नीड टू गो एनीवेयर सर। जितना हमारा हो गया उसको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करो।
बिकॉज यू डोंट नो कि जीके में आपको कहीं से इन डेप्थ कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो आपका मेन कोर है उसे पॉलिश कीजिए। जो हमारे ऑल दो टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, वेदर इट इज पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, हमें सबसे पहले उनको ठीक तरीके से पॉलिश करना है। नो, अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो अगर हम पिछले 5 या 10 साल का पैटर्न उठा के देख लें तो उनमें से कॉन्स्टेंटली स्पेसिफिक टॉपिक से ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेटिक रीजन्स आ जाते हैं, चाहे हमारी वो रॉक्स टाइप्स आ जाते हैं, चाहे वो अर्थक्वेक कैसे होता है, कहाँ पे वेव्स ट्रांसमिट करते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है ज्योग्राफी में, फॉर एग्जांपल कहाँ पे डेजर्ट हैं, कहाँ पे वॉल्केनोज बनते हैं, दैट इज हमारा सारा स्टैटिक पार्ट है और वो हमें क्रैम करना पड़ेगा। दैट इज अ होल क्रैमिंग थिंग एंड वी हैव टू क्रैम दैट थिंग। ज्योग्राफी को छोड़ के जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी आ जाता है उसमें हमारे फिजियोग्राफी डिवीजन जो इंडिया की हैं, हिमालयस कहाँ पे हैं, कहाँ कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कहाँ पे कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं, वो सारा हमें बराबर पता होना चाहिए। इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है फिजियोग्राफी डिवीजन में, बट जो आपका कोर है, सतपुरा की पहाड़ियाँ, नर्मदा नदी का वटेवर, जो भी हमारी अपार्ट फ्रॉम जो हमारी हिमालयन रिवर्स एंड हमारी पेनिसुलर रिवर्स हैं, कौन सी वेस्ट जा रही है, कौन सी ईस्ट जा रही है, वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए और उसको बार बार आप रिवाइज करिए। बिकॉज जीके इज़ अ थिंग, जितना आप उसको रिवाइज करोगे उतना ही आपके दिमाग में वो चीज़ें, जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने बैठोगे वैसे ही आपके दिमाग में वो चीज़ें स्ट्राइक करेंगी। जीके पढ़ने से हम एक बार जीके पढ़ लेते हैं सर नॉर्मली बच्चे, और उनको लगता है कि इट्स कुछ भी नहीं है, इट्स नॉर्मल थिंग एंड हो जाएगा, बट जब वो एग्जाम में बैठते तो मैक्सिमम क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिवाइज नहीं करते। जीके है ही सर इतना वास्ट, पहली बात तो हमें मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। जीके रिवीजन इज द की टू सक्सेस, वेदर इट इज 7 टाइम्स 8 टाइम्स, आप रिवाइज करिए मल्टीपल टाइम्स और उसके बाद आप मॉक लगा के देखिए कि आप कितने पानी में हो, कितना नहीं, कितना आपका उतनी टेम्पटेशन भरनी, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। अगर इसको छोड़ के हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के 3 पार्ट्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। उसमें भी अगर हम कैटेगराइजली डिवाइड करके देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो भी हमारी फ्रीडम स्ट्रगल 1857 के बाद जो भी हमारे मेजर मूवमेंट्स हुए हैं, चाहे स्वदेशी हो गया, चाहे नॉन कोऑपरेशन हो गया, चाहे सिविल डिसोबीडियंस हो गया एंड क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, और उनके साथ जो पर्सनैलिटी अटैच्ड थी जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में, हमें सर उनके बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। चाहे उनकी एक लिस्ट बना लो, उनने क्या क्या काम किया, कौन कौन से मूवमेंट में, कौन कौन से रिवॉल्ट में इन्वॉल्व थे, और इट्स अ स्टैटिक, वो सारा स्टैटिक पार्ट है। और वंस अगेन सर वी हैव टू क्रैम दैट थिंग, क्योंकि हमें क्रैम करना ही पड़ेगा। बहुत सारी पर्सनैलिटीज आ जाती हैं जो कि इन्वॉल्व थी हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में। हाँ, बट अगर आप आई वुड से कि अगर आप उन सब चीज़ों को 3 या 4 या मैक्सिमम 5 टाइम आप रिवाइज कर लोगे, देन आई थिंक कि आपके दिमाग में वो क्वेश्चन स्ट्राइक कर जाएगा जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठोगे। एंड एंशिएंट एंड मिडिवल से मैं एक ही बात कहूँगा, एंशिएंट में आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है। एंशिएंट में सिर्फ हमें इंस्क्रिप्शंस और बुक्स रिटन बाय ऑथर्स देखनी है। मिडिवल में हमें किसी की पॉलिटिकल हिस्ट्री में नहीं जाना, कौन सा राजा कहाँ पे अटैक करता था या कौन से कितने लड़ाइयाँ लड़ी, आई मीन वो क्वेश्चन नहीं आते हैं जो पिछला ट्रेंड देखा गया। हमें जो उनने काम किए हैं, चाहे वो वेदर इट्स इन इकोनॉमिक फील्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो वंस अगेन सर मैं यही कहूँगा कि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। जितना आप रिवाइज करोगे उतना ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे और उतनी ही आपकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़्यादा बढ़ेगी। ओके मैम, इन दी एंड में आपसे चीज़ पूछना चाहूँगा कि अब आप बच्चों को एक मतलब अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहोगे कि इस टाइम में वो अपना किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें? सर बाकी जैसे सभी टीचर्स ने बोला है उसमें सिर्फ इतना है कि जितना उनका हो गया बस वो रुक जाए और उसकी कंप्लीट रिवीजन करें। जितनी वो रिवीजन करेंगे, प्लस रिवीजन के साथ साथ उनको ये चाहिए कि एक्यूरेसी हमारी कैसे आ रही है, वो मॉक टेस्ट से आएगी। मतलब रिवीजन कंसेप्ट की प्लस अपनी प्रैक्टिस करें, कॉन्स्टेंट जितने भी हैं वो कंटिन्यूसली उसको अटेम्प्ट करें और साथ में के साथ अपना टाइम मैनेजमेंट करें। और साथ में इतना तो है नहीं कि हमें सारा पेपर सॉल्व करना है, सिर्फ उतना करना है जो हमारा क्वालिफाई हो और हमारा एनडीए क्रैक कर दे। और ये सबको पता है कि अगर हम 50% पेपर अटेम्प्ट कर लें, मैथ्स में तो इवन 50% से भी लेस करें तो हमारा क्वालिफाई हो जाता है। और सेकंड जो जैट है उसमें भी अगर हम 50% अटेम्प्ट करते हैं, दैट मीन्स हमारा एनडीए क्वालिफाई है। तो हमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत क्या है? हम रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ही क्यों जब हमारा कम से ही क्वालिफाई हो रहा है। और वैसे भी ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, अगर कोई बच्चा ये सोचे कि हमने सारा का सारा पेपर अटेम्प्ट करना है तो हम क्वालिफाई कर लें, तो ये तो पूरी स्टूपिडिटी होगी एंड टाइम पे आके कि आप अच्छा खासा आता है लेकिन आप अपनी मार्क्स को कम कर रहे हो, कि आप डिसक्वालीफाई की तरफ जा रहे हो अगर आपको रॉन्ग अटेम्प्ट करने पड़ रहे हैं। सिर्फ ये कि हमें पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना, बस अपनी एक्यूरेसी रखो। काफी अच्छी बात आपने ये चीज़ बोली है। और सर आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर टेस्ट सीरीज लास्ट मोमेंट में अटेम्प्ट करना है, ऑफलाइन पूरा एनवायरनमेंट फील करना है कि हमारा एग्जाम में जब हम बैठे होंगे तो उस समय हमारा
टेम्परामेंट क्या होना चाहिए, किस तरीके से अपने जो जैसे कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं उनको कब स्किप करना है। बेसिकली स्टूडेंट को इस चीज़ पे फोकस करना है कि हम पेपर कर रहे हैं, अगर उस बच्चे को प्रैक्टिस से उसके अंदर ये स्किल डेवलप हो जाती है कि हमें कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। अगर इस स्किल पे कमांड अगर उसकी बन गई तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन होगा। एक प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, इसी को लूप में चलाना है कंटिन्यूसली। 20 डेज है, कोई नया टॉपिक नहीं उठाना है और अपनी स्ट्रेंथ पे, अपने आप पे बिलीव करना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, किस टॉपिक में हम बेहतर कर सकते हैं। और जो यूपीएससी एनडीए एग्जाम है वो किस टॉपिक पे ज़्यादा एम्फेसाइज करता है वेटेज बेस पे, उसको पहले प्रायोरिटी दो। ठीक है। अगर आप वेटेज बेस प्रायोरिटी ज़्यादा दोगे तो सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा उतने ज़्यादा बढ़ते हैं। यस। ठीक है। रेड्डी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? Sir, I have given all the topics. I have given all the material to all my students, and Okay. I would also suggest them that they should practice them ओके and avoid cramming. ओके Avoid cramming. Try to understand them. ओके Polish their skill. Although that skill can be polished during the classroom lecture, ओके but they are not too much attentive at that time anyhow. Okay. So they need to be attentive right now. ओके Practice of all your model papers. ओके Old papers, model papers, and as much as vocabulary they can learn. ओके सर That will be ओके enough to them to crack the exam very easily. ओके But last thing I would say that be confident. Don't lose their confidence. I am not asking to be overconfident. ओके And when reading a statement or sentence, etc., attention should be there. ओके Because to find error is very difficult, or not very difficult too. It's easy also if you are attentive. ओके सर So be attentive, be confident, and don't worry about that. Get fresh, feel fresh, and crack your exam. तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये हमारे एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। बच्चों को जो अपने दिमाग में एक चीज़ जो मेक श्योर करनी है, दिस इज जस्ट अ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दिस इज नॉट अ वर्ड एग्जामिनेशन जहाँ पे हमें 99% लेके टॉप करना है। वी हैव टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ द कंपटीशन, एंड वो बच्चे वन स्टेप कैसे आगे कंपटीशन आगे चलेंगे। सो फॉर मी इट इज़ द रिवीजन, ओके मल्टीपल टाइम रिवीजन। मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ सर रिवीजन को लेके, बिकॉज रिवीजन इज द अल्टीमेट की टू सक्सेस। जितना आप रिवाइज करोगे उतना ही आप गेन करोगे आगे चल के, उतने ही आपके चांसेस ज़्यादा हैं मेरिट को क्लियर करने के। ओके सो डियर एस्पिरेंट्स, जो आज हमारी एनडीए की एक्सपर्ट टीम ने आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने ये बताया कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, और लास्ट मोमेंट पे जाके आप अपने प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, कोई नया टॉपिक्स मत उठाइए। मीन्स जो आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशंस करी है, वी होप कि आप अपने काफ़ी अच्छी अपनी प्रिपरेशन की होगी। तो जस्ट उस प्रिपरेशन को आपने सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करनी और रिवीजन करनी है। सो फॉर आई थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आपने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे बताए, और कहीं ना कहीं हमारे जितने भी एनडीए के एस्पिरेंट्स हैं, ये इनको इस बार नेक्स्ट टाइम के लिए जो अपने प्रिपेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक सर। यू सर।